The second chapter is about the new kings and the kingdoms 7th century onwards जो कि इंडिया में डेवलप हुआ. Many new dynasties emerged after 7th century जो कि आप मैप में यहाँ पे देखेंगे. राष्ट्रकूटास, चाहमान जिन्हें हम चौहान भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार, परमारास, चंदेलास, पाल्स, चोलास, चेरास एंड राष्ट्रकूटास. इन डायनेस्टीज़ के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये डायनेस्टीज़ किन सर्कमस्टेंसेज में इनका बर्थ हुआ, इनका ओरिजिन हुआ. द इमर्जेंस ऑफ न्यू dynasties. By the 7th century, there were a big landlords or the warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinate or samantas. ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर रीडिंग. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their court and provided them with military support. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta Mahamandaleshwar, the great lord or circle or regions, and so on. Sometimes they asserted their independence from their ओवरलॉर्ड. ठीक है, पहले जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके पास बिग बिग किंगडम्स होते थे और इन किंगडम्स में वो सामंत रखते थे. सामंत मतलब सबॉर्डिनेट्स जो उनके उस पर्टिकुलर एरिया को देखते थे. ये सामंत होते थे या महासामंत होते थे, यानी बहुत लार्ज एरिया के ऑक्यूपेंट्स होते थे. ये किंग्स को हैप्पी रखते थे, उनको गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स दे के उनके कोर्ट में प्रेजेंट रह के. ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होता है कि ये जो सामंताज हैं ये दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट. जो हम किंगडम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे वो दे वर द सामंताज जिन्होंने अपने किंग से अपने आप को फ्री कर दिया. द फर्स्ट अमंग देम वर द राष्ट्रकूटाज हु वर द सामंताज और द सबॉर्डिनेट्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन. इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट्स टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. In a mid-8th century, Dantiturga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord, performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to rebirth of the sacrifice as Kshatriyas, even he was not वन बाय बर्थ. मतलब इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करके इन राष्ट्रकूटा सामंताज देव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सामंतशिप और सबॉर्डिनेशन ऑफ चालुक्य रूलर. क्योंकि ब्राह्मणों ने ये काम करवाया था तो राष्ट्रकूटाज डिड नॉट बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन, बट क्षत्रिय न होने के बावजूद दे एक्ट लाइक क्षत्रिय एंड दे एक्सेप्टेड देमसेल्फ एज क्षत्रिय बाय डीड. ओके, इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skill to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Sharman and the Gujarat Pratihars. ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरह 7th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स इंडिया में डिफरेंट डायनेस्टीज़ इमर्ज होती हैं. ठीक है, कुछ अपने आप को सामंताज फ्री कर देते हैं तो वो नई डायनेस्टी डेवलप करते हैं और कुछ अपने किंगडम के एक्सपेंशन से, मिलिट्री स्किल से, जैसे कदम्ब. मयूर शर्मन वॉज अ किंग हु बिलोंग टू कदम्बा डायनेस्टी. ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ न्यू डायनेस्टी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्ड मिलिट्री टैलेंट. और गुर्जर प्रतिहार्स, they were Harishchandra were Brahmanas, they who gave up their tradition professions and they were originally Brahmanas. जो गुर्जर प्रतिहार was one of the most important South Indian dynasty. They were by birth Brahmanas, पर उन्होंने वो काम छोड़ दिया and took टू आर्म्स. इन्होंने आर्म्स ले लिए. आर्म्स लेके मतलब फाइटिंग करना, अपने किंगडम को सेव करना, लोगों को सेव करना क्षत्रिय का काम था. एंड इन दिस वे दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज क्षत्रिय. एंड दीज टू किंगडम्स रिजाइडेड इन कदम्ब इन कर्नाटका एंड राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. ठीक है, आपको होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरह से साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में डिफरेंट डायनेस्टीज़ डेवलप होती हैं. नाउ वी विल गो थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स. इनका रूल कैसे चलता था. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvan Chakravartin, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड एंड सो ऑन. इस तरह की ग्रेट टाइटल से लेते थे. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, इस तरह के क्लेम्स करने के बाद भी दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज एज वेल. सामंताज की हेल्प सबॉर्डिनेशन ज़रूरत क्यों पड़ती थी, ताकि कोई उन पर अटैक ना कर सके.
ठीक है। तो इसके बाद भी ये सामंत रखते थे विद एसोसिएशन ऑफ पेजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणाज। इन सब लोगों को देखने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प लेने के लिए ये सामंताज से अच्छे रिलेशन रखते थे, ये जो साउथ इंडियन किंगडम्स थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। रिसोर्सेज यानी पैसे कहाँ से आते थे, ये किंगडम्स चलते कैसे थे। peasants, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। जो भी ये तीनों लोग प्रोडक्शन करते थे, चाहे आर्टिजन्स आप समझते होंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोडक्शन करते हैं, कैटल कीपर्स जो गाय भैंस ये सब पालते हैं, उनसे जो मिल्क, शीप से वूल ये सब चीज़ें मिलती हैं, एंड पेजेंट्स जो भी किसान अनाज उगाते हैं, उसका एक पार्ट उनको फोर्सफुली राजा को देना पड़ता था। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, इसको रेंट भी कह सकते हैं, ड्यू टू लॉर्ड हु एजर्टेड दैट ही ओन द लैंड। ठीक है, एक पेजेंट की खुद की लैंड है, ये डिक्लेरेशन करने वाला एक लॉर्ड ही होता था। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। तो होपफुली आपको समझ आ गया, पेजेंट्स, कैटल कीपर, आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दीज किंगडम्स। इन्हीं से रेवेन्यू लेके पैसे कमाए जाते थे। नाउ 400 टैक्सेस, देखिए कितने टाइप के टैक्सेस होते थे, ऑलमोस्ट 400 टैक्सेस। इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। साउथ के चोल किंगडम को चलाने के लिए 400 से भी ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैंशन टैक्स इज वेट्टी, एक टैक्स का नाम दिया है, टेकन नॉट इन कैश, मतलब कैश में नहीं लिया जाता था, बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। जिन पे भी वेट्टी टैक्स लगाया जाता था उनको पकड़ के फोर्सफुली लेबर यानी उनसे काम करवाया जाता था। कदामी और लैंड रेवेन्यू, और ये दूसरे टाइप का टैक्स, दो इंपॉर्टेंट टैक्स दिए हैं, एक है वेट्टी, सर्किल कर लीजिए, दूसरा कदामी। ठीक है, विच वॉज कलेक्टेड इन चोला किंगडम। कदामी वॉज अ लैंड रेवेन्यू एंड वेट्टी वॉज अ टैक्स बाय फोर्स लेबर्स। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन thatching the house and use of ladders to climb palm trees, assess on succession to family property। इवन कोई अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी पे भी ऑक्यूपेशन चाहता था तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब आपको बताया गया है यहाँ पे कि चोला किंगडम जो कि आपने मैप में देखा साउथ में चलता था। ठीक है, ये देखिए चोला किंगडम, उसमें 400 टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे, क्या क्या वैराइटीज़ थी उनकी। नाउ ये दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स। ये किंग्स को के पास, जैसे आज की डेट में क्या होता है आपको पता होगा, हमें अपने हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। उस टैक्स से गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रन करती है, रोड्स बनवाती है, हमारे लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ कैसे मिलती है हमें, वाटर, रोड, शॉप्स, ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं, रेलवे एंड ऑल, कैसे होती हैं, टैक्स से होती हैं। इसी तरह से किंग्स भी उस समय से टैक्स लेते थे। एस्टेब्लिश्ड एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स। ठीक है, आज भी की डेट पे जो हम टैक्स देते हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, हमारे सैनिकों के लिए हथियार, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, कोई नेचुरल क्लैमिटी आई, कोई बाढ़ तूफान आया तो गवर्नमेंट अपने फंड से पैसे कैसे, उसमें पैसे कैसे आते हैं, हम जो टैक्सेस देते हैं वही पैसे होते हैं ये, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लेड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। ठीक है, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the kings held these positions. यहाँ पे बताया गया है कि जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो कौन होते थे, आज की डेट में कौन होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर्स, या गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्सेस हमसे लेती है। उस समय क्या होता था, जो किंग के क्लोज रिलेटिव्स होते थे या डिफरेंट लोग जो कि ये काम कर सकते थे, वो इस काम के लिए रिक्रूट किए जाते थे, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती थी। ये रेवेन्यू, ये हमें साउथ इंडियन किंगडम्स के और उनके फंक्शनिंग सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे टर्म प्रशस्तीज, क्या होती थी ये प्रशस्ति, एंड लैंड ग्रांट्स। कि मैं आपको पहले वर्बली समझा दूँ। लैंड ग्रांट्स यानी राजा जिनसे भी खुश होते थे उनको लैंड्स गिफ्ट कर देते थे, इन्हें कहा जाता था लैंड ग्रांट्स। ठीक है, और जब ये लैंड राजा से जिन लोगों को मिलती थी वो उन पे अपने लेबर्स से, अपने पेजेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करवाते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और वो राजा को देते थे। ठीक है, एंड ये अलग टर्म है प्रशस्तीज। प्रशस्तीज क्या होती थी, प्रशस्तीज
व द रिकॉर्ड ऑफ द किंग्स के वर्क का टास्क का एक रिकॉर्ड रखा जाता था, उन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। पहले के टाइम पे जो हमें चीज़ें, हिस्ट्री की जो बुक आप पढ़ रहे हो, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? प्रशस्ति से मिली। इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रशस्ति से मिली, यानी राजा की प्रेज, उनकी तारीफ़ करने वाले ब्राह्मणों ने ये प्रशस्ति लिखी, जिसमें उस राजा, किसी पर्टिकुलर किंग के जो भी एक्शंस थे, जो भी चीज़ें उसने की, उसको उसने उसकी तारीफ़ की, तब जाके हमें हिस्ट्री की ये बुक्स फॉर्म की गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे और एक्सप्लेनेटरी। प्रशस्तिस कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration, जो राजा की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। देखिए ये है प्रशस्ति, ठीक है। किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड, और जो राजा ये प्रशस्ति लिखते थे उनको राजा, जो राजाओं की तारीफ में ये प्रशस्ति ब्राह्मण्स लिखते थे, उन ब्राह्मणों को राजा गिफ्ट के तौर पे लैंड ग्रांट्स, बड़ी बड़ी लैंड्स दे देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, ये हैं कॉपर की प्लेट्स जिस पे ये बातें लिखी हुई हैं, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड्स, ठीक है। और जो भी लैंड रिसीव करते थे उनको ये चीज़ें, प्रशस्ति दी जाती थी, ठीक है। देखिए एक प्रशस्ति के बारे में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, इसको मैं रीड कर देती हूँ। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिज। यू रेड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। क्लास 6 में याद होगा, गुप्ता रूलर था, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था। यानी समुद्रगुप्त इतना ग्रेट वॉरियर था, हम कैसे पता चला ये, ठीक है, हम तो थे नहीं उस टाइम, उस समय बुक्स भी नहीं रिकॉर्डेड थी, पेजेस भी नहीं, पेजेस पर राइटिंग भी नहीं की जाती थी, तो ये प्रशस्ति यानी कॉपर प्लेट्स पे चीज़ें लिखी जाती थी। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत आर फाउंड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभत्ता अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। देखिए प्रशस्ति में राजा के बारे में क्या लिखा गया है। द किंग ऑफ आंध्र, सैंधव सिंध, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज he was a prince. He won a victory over Chakrayuddha, the ruler of Kannauj. He defeated the kings of Vanga, part of Bengal, Anarth, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kerath, forest people, Turuksha, Turks, Vats, Matsya, both kingdoms in North India. यानी किंग के बारे में जो भी चीज़ें हमें पता चली, जो हिस्ट्री की बुक्स रिकॉर्डेड हुई, इन प्रशस्ति बेस्ड पे ही रिकॉर्ड की गई, ठीक है। वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, और ये लैंड ग्रांट्स जिनकी बात की गई है, प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मणों को क्यों दी जाती थी, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। चोला किंग्स के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको दिखाया साउथ इंडिया में, वो जो लैंड ग्रांट देते थे। दिस इज अ We have demarcated the boundaries of lands by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains: fruits bearing trees, waterland, gardens and orchards, trees, wells, open space, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt, laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes, ठीक है। He who received the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fine, the tax on betel leaves, that on the woven cloth as well as on the vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks, ठीक है। लैंड ग्रांट्स का क्या क्या यूज़ था। He can get large and small well dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built in land areas. में ये सारे important काम जिनको लैंड ग्रांट्स मिलती थी उनको करने होते थे, और किंग को उसका रेवेन्यू प्रोवाइड करना होता था, ठीक है। यूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी की बात की गई है, वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग। देखिए हिस्ट्री कहाँ से पता चली हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इट वॉज कम्पोज बाई एन ऑथर नेम कल्हड़। कल्हड़ वॉज अ ऑथर ऑफ
Kashmir. Kallad has written a book, Raj Tarangini, and this book is the only record of the history of Kashmir. ठीक है, ये जो रिकॉर्ड्स होते थे यही हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं. He used a various source of including inscriptions, documents, eyewitnesses accounts and earlier histories to write his account. Unlike these writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. कश्मीर की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी लिखी है उसने. ठीक है. नाउ वॉरफेयर फॉर वेल्थ, पैसों के लिए लड़ाई. देखिए ये इंडिया में शुरू से होती रही, इंडिया पे अटैक्स होते रहे बिकॉज इंडिया वॉज अ rich country. You may have noticed that each of these ruling dynasties were based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. एक पर्टिकुलर एम्पायर में रूल करने के बाद भी ये सभी रीजन्स दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते थे. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज. ये आपको बताया गया है, उस समय इंडिया की एक बहुत ही प्रॉस्पर सिटी थी कन्नौज, जो कि आज भी सेंटर ऑफ द इंडिया है. इन द गंगा वैली फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज. इन 3 डायनेस्टीज के रूलर लड़ते ही रहे कन्नौज पे को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इसीलिए इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया. हिस्ट्री में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल यानी कन्नौज पे ऑक्यूपेशन को लेके किन 3 डायनेस्टीज़ में बहुत सालों तक लड़ाई हुई. देवर गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटाज एंड पाल डायनेस्टी. एज वी विल सी, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. बड़े बड़े मंदिर भी बनवाते थे. So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples. इन temples पे क्यों अटैक करना चाहते थे? ताकि यहाँ से ज़्यादा उनको वेल्थ मिल सके. Temples were the richest center. यहाँ पे किसी भी किंगडम की सारी महंगी चीज़ें रखी होती थी, लाइक गोल्ड. One of the best known of such ruler is सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी. इंडिया में सबसे पहला अटैक हुआ महमूद ऑफ गज़नी पे. मैं आपको बता दूं, दिस वॉज द फर्स्ट और मोस्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया, जो कि कम से कम 10-11 टाइम्स हुआ. और इस अटैक में महमूद गज़नवी ने हर बार टेम्पल्स को लूटा, यानी कि वहाँ से वेल्थ गोल्ड लूट के गज़नी ले गया, अपनी गज़नी सिटी को एनरिच किया. गज़नी इज स्टिल इन अफगानिस्तान. ठीक है, देखिए पढ़ते हैं. महमूद ऑफ गज़नी, अफगानिस्तान. ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. पूरे सेंट्रल एशिया में उसका कंट्रोल था. ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट. उसने सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेड किया ऑलमोस्ट एवरी ईयर. हर साल वो अटैक करता था अफगानिस्तान से. हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ. गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल था गुजरात का, जिसको उसने बहुत अच्छे से लूटा. मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गज़नी. ये गज़नी को बहुत ही प्रॉस्पेरस बनाने के लिए सोमनाथ टेम्पल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया. Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Baruni. ये हिस्ट्री में पता कहाँ से चली? ठीक है, he had a scholar in his court whose name was Al-Baruni. उसकी किताब थी किताबुल हिंद. इस बुक में अल-बरूनी ने ये सारी की सारी कहानी बताई है. महमूद गज़नवी ने क्या किया? ही कंस्ट्रक्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर हिज अकाउंट. और संस्कृत स्कॉलर्स को लेके आए और अपने अकाउंट को अरबी पर्शियन की बजाय संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया, ताकि ये पूरी दुनिया के लोग जान सकें. ख़ासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में संस्कृत पॉपुलर थी, यहाँ के लोग उसके अकाउंट्स को, उसकी एक्टिविटीज़ को जान सकें. नाउ सेकेंड मुस्लिम अटैक जो इंडिया में हुआ वो था मोहम्मद गौरी का. आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, द ग्रेट इंडियन चौहान रूलर, उससे मोहम्मद गौरी की फाइट होती है. देखिए, अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमान्स, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer.
ये रूलर दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे. दे attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gaharwals of West Uttar Pradesh. The best known Chahaman's rulers was पृथ्वीराज थर्ड, जिसका नाम एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान था. Who defeated the Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की फ़ाइट आपने तराइन 1 वॉर, तराइन 2 वॉर में सुनी होगी. ये मैं आपको स्टोरी की तरह बता देती हूँ. ये वॉर तराइन फर्स्ट, ठीक है, 1191 में हुआ था, जब मोहम्मद गौरी इंडिया पे अटैक करना चाहता था और दिल्ली और अजमेर रीजन को ऑक्यूपाई करना चाहता था, जो कि मोहम्मद गौरी का ऑक्यूपेंट एरिया था. ठीक है, पृथ्वीराज चौहान उस पर बहुत अच्छे से उनसे लड़े और उसको हरा के यहाँ से भगा दिया. बट द बैटल ऑफ तराइन 2 राइट 1 ईयर लेटर 1192 में तराइन 2 की वॉर हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड. वो हरा दिए गए. मोहम्मद गौरी ने उनको डिफीट कर दिया बिकॉज मोहम्मद गौरी की हेल्प की जयचंद ने. जयचंद वॉज अ रिलेटिव ऑफ पृथ्वीराज चौहान. उन्होंने इसकी हेल्प की और पृथ्वीराज चौहान जो है इस वॉर में हरा दिए गए. और उसके बाद मोहम्मद गौरी एंटर्ड इंडिया, यानी भारत में मुसलमानों का प्रवेश हो गया. ऐसा कहा जाता है इसी तराइन 2 के बाद से इंडिया में मुस्लिम पेनिट्रेशन एंड रूलिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, और एक लास्ट वॉर हुआ था, चंदावर वॉर. मोहम्मद गौरी के अटैक के टाइम मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पहले जयचंद की हेल्प ली पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, और उसके बाद चंदावर के वॉर में जयचंद को ही हरा दिया. ठीक है, we will start with page number 22, the next topic, that is the South Indian condition at the time of the Muslim attack. Now have a closer look the Cholas. मैंने आपको बताया था Chola dynasty was one of the dynasty which was ruling in South India. Look here, the map, right location of the Cholas. Let's start with the reading again. From Uraiyur to Tanjavur, how did Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttairiyar held power in the Kaveri Delta. साउथ में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ कावेरी, और उसी कावेरी रिवर के डेल्टा में ये रूल करते थे. दे वर सबॉर्डिनेट्स टू द पलवा किंग्स. लाइक मैंने आपको बताया, द मेजर किंग होते थे, उनके डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स एंड सामंस होते थे, जो कई बार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, एंड दे बिकेम द किंग. इन द सेम वे पलवाज हैड देयर सामंताज और सबॉर्डिनेट्स एज चोलाज. ठीक है, पलवाज से ही चोलाज इमर्ज होते हैं. Now Vijayalaya, who belonged to ancient chiefly family of the Cholas from Uraiyur, captured the delta from Muttairiyar. मुटेरियार पलवास थे जिनसे चोलाज ने अपना एक पर्टिकुलर विजयालय, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला, कैप्चर कर लिया. बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इन द मिड्स ऑफ 9th सेंचुरी, और इस तरह से चोला डायनेस्टी की का डेवलपमेंट हुआ. ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुंभ सुदिनी देयर. एक इम्पॉर्टेंट टाउन जो उसने बसाया विजयालय ने, वो तंजावुर था. दे कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोलास? द कैपिटल ऑफ चोलास वाज तंजावुर, जो कि तंजावुर सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विजयालय. ठीक है, द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कॉन्कर्ड neighboring regions and the kingdom grew in the size and power. The Pandyas and the Palwas territories to south and north were the main parts of the kingdom. ये आपको कंटेम्प्रेरी बताए जा रहे हैं कि चोला किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विजयालय. उसी समय पांडवाज एंड पल्लवाज इंडिया में और डिफरेंट पार्ट्स में रूल कर रहे थे. ठीक है, तो चोला, पांडवाज एंड पल्लवाज वर द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन rulers. Now Rajaraja first was the first very important king, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration, यानी जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था उसको फिर से रीएस्टेब्लिश एंड ऑर्गेनाइज किया. Rajaraja's son Rajendra first, he was another important ruler of Chola dynasty, continued his policies and even raided the Ganga valley.
Sri Lanka and countries of Southeast Asia developing a navy for these expedition. There is very important question. Which South Indian empire established a naval system? Navy आप समझते हैं, जिसे हम कहेंगे our Indian army has three parts: army, navy and air force. आर्मी यानी वो सोल्जर्स जो कि पैदल चलते हैं, लड़ाई करते हैं. नेवी यानी जो वाटर मर्चेंट्स होते हैं, शिप्स जो हमारी लड़ाइयों में उतरती हैं इंटरनेशनल वॉर्स में. और एयरफोर्स. ठीक है, तो उस समय सोचिए, ये तब की बात है जबकि 9th सेंचुरी चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी. उस समय नेवल सिस्टम एस्टेब्लिश करने वाली इंडिया में फर्स्ट डायनेस्टी चोला डायनेस्टी थी. ये क्वेश्चन आपको आगे आप बड़े हो जाओगे ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है. ठीक है. Now splendid temples and bronze sculptures. The big temples of Tanjavur. Tanjavur city was established by, hope you all remember, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, विजयालय. And the Gangaikonda Cholpuram by राजराजा फर्स्ट एंड राजेंद्र. ठीक है, ये 3 सिटीज़ यहाँ पे डेवलप, ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने तंजावुर एंड गंगैकोंड चोलपुरम, ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ डेवलप की थी. आर द आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल. ये सिटी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि ये साउथ इंडिया की बहुत ही बिग सिटीज़ थी और प्रेशियसली इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि साउथ इंडियन टेम्पल्स, इंडियन गॉडेस एंड गॉड्स के बहुत ही परफेक्टली आर्किटेक्चरल टेम्पल्स यहाँ बनाए गए थे, जो कि आज भी हैं. बहुत से लोग जो साउथ इंडिया गए होंगे जाते हैं, इन टेम्पल्स को विजिट ज़रूर करते हैं. Chola temples often become the nucleus of settlements which grew around them. These were centers of craft products. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. ठीक है, ये टेम्पल्स का टेक केयर रूलर करते थे या उस समय के, या फिर जो पुजारी होते हैं टेम्पल्स में वो करते थे. द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट who worked at the temples and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. जो भी temples के आसपास रहते थे वो सब इसकी maintenance को ध्यान में रखते थे. In other words, temples were not only places of worship, they were hub of economic, social and cultural life as well. क्योंकि इन्हीं टेम्पल में की देखभाल करने वाले लोगों को यहाँ पे काम भी मिल जाता था, ऑक्यूपेशन भी, और इस तरह से टेम्पल की मेंटेनेंस भी हो जाती थी. अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world, while most images were of deities. Deities आप समझते होंगे, ज़्यादातर इमेजेस जो उनकी हैं, उन देवी देवताओं की हैं जिनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी. समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल. ठीक है. नाउ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे. साउथ इंडिया में मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर. लुक एट मैप 2 अगेन. अब देखिए फिर से मैप 2 को हम देखते हैं कि किस तरह से चोला एम्पायर जो है, ये देखिए चोलास दे वर रूलिंग इन द साउथ, और साउथ में ही इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था. नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. ये देखिए यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिखाई गई है, और ये देखिए कावेरी रिवर है, इसकी इतनी सारी ब्रांचेज है, और ये बताया गया है कि ये सभी ब्रांचेज बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एरिया भी था. ठीक है. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture of agriculture, particularly the cultivation of rice. और इसीलिए कावेरी रिवर का जो डेल्टा होता था वो बहुत ही अच्छा फूड एंड प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन के लिए सॉइल को इकट्ठा करता था. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or the 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forests had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the Delta region, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed. ठीक है ना, कनाल इसीलिए कंस्ट्रक्ट किए गए थे ताकि इन बॉर्डर्स को, एरिया फर्टाइल लैंड को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके. कैरी वाटर इन द फील्ड्स. इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर. सोचिए इतना हाई लेवल पे प्रोडक्शन था
कि चोला एम्पायर में एक लैंड पे एक साल में कम से कम 2 क्रॉप्स ग्रो की ही जाती थी, जबकि ऐसा होता है कि एक क्रॉप जब आप किसी लैंड पे एक क्रॉप ग्रो कर लेते हैं तो उसकी फर्टिलिटी थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि साल तक का गैप देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर में 2 क्रॉप बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ने अपने इन एंड अराउंड साउथ इंडिया को इतना फर्टाइल बनाया हुआ था। ठीक है, इन मेनी केसेस इट वॉज नॉट नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, पानी भी नहीं देना पड़ता था। A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rain water. सोच लीजिए, इतने बड़े बड़े टैंक्स होते थे कि रेन वाटर को भी कलेक्ट कर लेते थे। Remember that irrigation work require planning, organizing labor and sources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of new rulers as well as the people living in villages took an active interest in these एक्टिविटीज़। ये आज भी होता है। और मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बताऊं, आज भी कावेरी रिवर को लेके साउथ इंडिया के स्टेट्स आपस में डिस्प्यूटेड हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कावेरी रिवर की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, वो पानी किसको दिया जाए, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि जितनी भी फर्टिलिटी साउथ इंडिया में है रिवर कावेरी और उसकी ब्रांचेस की वजह से हैं। तो आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली में ये डिसीजन लिया जा रहा है कि कावेरी रिवर का वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हम चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स नोन एज उर, जहाँ पे गांव, जिसे हम गांव कहते हैं, जहाँ किसान रहते हैं, उसको साउथ इंडिया चोला एम्पायर में उर कहा जाता था। बिकेम प्रेशियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। जब कई जिसे हम कहते हैं कई ग्रुप्स, विलेज को कहा जाता था उर, ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाता था नाडू। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. ठीक है, rich peasants, जो कुछ peasants होते हैं जिसे हम जमींदार भी कहते हैं, of the Velas caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like, टाइटल का नाम देखिए, म्यू वेंडा वेलन, वेलन एंड और पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स। ठीक है, ये बिग बिग पेजेंट्स होते थे जिन्हें हम जमींदार कहते हैं। ये 3 राजाओं को अपने प्रोडक्शन से खुश करते थे। अयार, चीफ एक्सेट्रा एज मेकर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट सेंटर। ठीक है, सेंटर का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी किंग से है, किंग को हैप्पी रखने का काम करते थे। देखिए साउथ इंडिया में कितने टाइप्स की लैंड्स होती थी। चोला इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थरों पे, मेटल्स पे लिख के हमें बताया है। देयर वर सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। वेलन वेगी, अ लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स पेजेंट प्रोपराइटर्स, दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लैंड। ब्रह्मदेय वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणाज, जब राजा ब्राह्मणों से खुश हो जाते थे तो उनको ये लैंड गिफ्ट कर देते थे। शल्लभ होगा, इट वॉज द थर्ड टाइप ऑफ लैंड। एंड देवदाना, तिरुनामट्टूर, ये जो है मुट्टुकन्नी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स को भी लैंड्स राजा लोग दे देते थे ताकि टेम्पल्स एरिया और एक्सपेंड किया जा सके। एंड पल्ली चनदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे जैन रिलीजन की पढ़ाई कराई जाती थी। नाउ वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स ऑफ ब्रह्मदेय। व्हाट वाज ब्रह्मदेय? देयर कैन बी अ क्वेश्चन। ब्रह्मदेय किसे कहते हैं? ब्राह्मणों को दी जाने वाली ज़मीनों को ब्रह्मदेय कहा जाता है। एज अ रिजल्ट, लार्ज नंबर्स ऑफ ब्राह्मणाज सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इतनी सारी लैंड जब ब्राह्मणों को, जैसे अब हम लोग के नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, जब राजाओं को खुश करते थे ब्राह्मण उनके पूजा पाठ से, उनके वर्शिपिंग प्लेस पे, उनके पैलेस में, तो राजा उनको अपने साथ रखते थे और उनको गिफ्ट देते थे। लेकिन साउथ इंडिया में क्या ट्रेंड था, उनको ज़मीनें दे दी जाती थी जिन्हें हम ब्रह्मदेय कहते हैं। ईच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स। ठीक है, एक ब्राह्मण नहीं देखता था, इन ब्रह्मदेय यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस को देखने वाले ब्राह्मणों के ग्रुप्स होते थे जिन्हें सभा कहा जाता था। दिस असेंबली वर्कड वेरी एफिशिएंटली, यानी बहुत ही अच्छे से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन द इंस्क्रिप्शंस often on the stone walls of temples. Associations of traders known as nagrams यानी
ट्रेडर्स, जहाँ पे ट्रेड करने वाले लोग रहते थे, उन उसको एरिया को नगरम यानी शहर कहा जाता था. ऑल्सो ऑकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन. ये साउथ इंडिया में टाउन्स में काम करते हैं. टाउन्स यानी आप समझते हैं, उर यानी विलेज, नाडु ग्रुप ऑफ विलेजेस, एंड टाउन्स वर द स्मॉल सिटीज़. ठीक है, ये सब साउथ इंडियन टर्म्स हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडियन टर्म्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं. नाउ इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरू इन चेंगलपुट डिस्ट्रिक्ट. ये साउथ इंडिया का कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस. तमिलनाडु provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committee to look after irrigation work, gardens, temples, etc. Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaves. कैसे मेंबर्स का इलेक्शन होता था? सभा के मेंबर्स, जो लोग को भी बनना है, वो अपना नाम जो है वो नॉमिनेट करवाते थे. एक पाम लीफ, उसमें पेपर पे नहीं, पाम लीव्स पे नाम लिखा जाता था, बॉक्स में डाल दिया जाता था, पॉट में, और उसको किसी बच्चे से उसका इलेक्शन करवाया जाता था. ठीक है. दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पॉट, जिसे घड़ा कह सकते हैं, फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट टिकट ओनली बाय वन बाय वन फॉर ईच कमिटी. हर कमिटी, जैसे कि कैसे कमिटीज़ होती थी, विलेज को आप, हम जैसे अभी मैनेजमेंट को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उस समय फॉर एग्जांपल आप देखिए, विलेज वाटर कमिटी, विलेज रोड कमिटी, विलेज सैनिटरी कमिटी. मतलब विलेजेस का हाल बहुत बुरा नहीं था साउथ इंडिया में. उन विलेजेस को लुक आफ्टर करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी. ठीक है. नाउ इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जो भी आप पढ़ते हो उसके बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री की जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिली है. देखिए, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड. हमें साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि जो भी सभा का मेंबर बनना चाहता है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको लैंड ओनर यानी उसके नाम की ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए. सेकंड, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, खुद का उनका घर भी होना चाहिए. दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज. दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास की नॉलेज उनको होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट होंगे तभी तो वो गाँव के उर के पैसों को मैनेज करके गाँव या उर का डेवलपमेंट कर सकते हैं. इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कमिटी. पिछली हर किसी को मौका दिया जाना था इन विलेजेस में. ये नहीं कि यदि कोई 3 साल से कमेटी का मेंबर्स है, विलेजेस फंक्शंस को लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो वही करता रहेगा. नहीं, ये चांसेस और लोगों को भी दिए जाते थे. एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. अपना अकाउंट, अपने रिलेटिव्स का नाम, अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, लैंड प्रूफ, ये सब देने के बाद कोई भी इन सभा का मेंबर्स बन सकता था. नाउ द चैप्टर इज़ ओवर एंड आई विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज. सोचती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्थ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और साउथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. देखिए, अभी तक पीछे क्लासेस तक क्लास 4, 5, 6 ऑल यू हैव रेड अबाउट बेसिकली इंडियन हिस्ट्री. लेकिन इस इंडियन हिस्ट्री में हमने कौन सी स्टडी की? ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की. ये हमारी साउथ इंडियन स्टडी का फर्स्ट चैप्टर था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी था. और यदि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप मुझे अपने नोट बॉक्स में एक्सप्लेनेशन फिर से मांग सकते हो. आई विल पोस्ट इट अगेन. ठीक है. नाउ लेट्स गो विद द बैक एक्सरसाइज. लेट्स रिकॉल, मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, गुर्जर प्रतिहार कहाँ रहते थे? गुजरात, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, गुजरात एंड राजस्थान. नाउ Rashtrakutas, they were living in Western Deccan, right? Pals of Bengals, they are very famous. And Cholas of Tamil Nadu, जिनके बारे में अभी हमने पूरी स्टडी की. इनका मेन रीजन और एरिया था तमिलनाडु. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, who were the parties involved in the ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आपको याद होगा, जब ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रही थी तो स्टार्टिंग के नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया कि कौन सी 3 बिग पार्टीज़ थी जिन्हें ट्राईपार्टाइट कहा गया. उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनकी लड़ाइयाँ हुई ऑक्यूपेशन के लिए. उस समय इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो कि सेंटर ऑफ द इंडिया थी, कन्नौज के लिए. देखिए, द आंसर इज दे वर द गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पालास. They were Gurjar Pratihar, Rashtrakutas and Palas were the 3 important tripartite rulers or the kingdoms who fought among themselves for the occupation of Kannauj. Now,
वॉट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन चोला एम्पायर। किसी को भी यदि चोला एम्पायर में सभा का मेंबर बनना है तो उसको किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का, ये आपको वैसे वर्बली याद हो गया होगा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ, कि उनके पास अपनी खुद की लैंड होनी चाहिए, मेंबर्स के पास खुद का होम होना चाहिए, उनकी एज 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे भी हैं, यू कैन कॉपी इट। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, दे शुड हैव ओन their own lands, and they should have knowledge of Vedas as well as they age from 35 to 70 years. These are the 4 important major qualifications जो आप इनके आंसर में लिख सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, if you write the answer point wise it will be very easy for the teachers to read it out and give you the good marks. Now we will come to question number 4. What were the 2 major cities under the control of Chahmans? Chahmans आपको याद होगा, एक बार और रिकॉल कर दूं, पृथ्वीराज चौहान बिलोंग टू चाहमान डायनेस्टी एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दे ऑक्यूपाइड वर द दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर पे ही तो लेके लड़ाई हुई थी जब मोहम्मद गौरी से तराइन 1 एंड तराइन 2 की मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और उसके बाद वो दिल्ली में घुस जाता है। ठीक है, now we will come to next question, question number 5. How did the Rashtrakutas became powerful? The answer of this question is given on page number 17. Rashtrakutas किस तरह पावरफुल होते हैं, देखिए, you can mark from here page number 17. Rashtrakutas in Deccan were initially the subordinates to the Chalukyas of Karnataka. In the midst of the 8th century, Dantidurga, Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord. उसने अपने चालुक्य ओवरलॉर्ड दंतिदुर्ग को रूलर से हटा दिया and performed a ritual called Hiranyagarbha, means golden worm. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to rebirth of sacrifices as Kshatriyas. Even मतलब यहाँ पे बताया गया है that चालुक्यास से इमर्जेंस होती है राष्ट्रकूटास की। ठीक है, दे वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ चालुक्यास। ठीक है, और उनको ही हरा के यहाँ पे ये रूल करना शुरू कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस? जो न्यू डायनेस्टीज बनी उनको एक्सेप्टेंस लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा? फर्स्ट पॉइंट, यू कैन राइट इट डाउन, द न्यू डायनेस्टीज हैड टू डू फॉलोइंग थिंग्स टू गेन देयर acceptance. First point, gain power. They had to gain power. जितनी भी न्यू डायनेस्टीज थी तभी तो ट्राइपाइटाइट कॉन्फ्लिक्ट हुई, क्योंकि वो आपस में लड़ी, उसमें से जो जीता वही सबसे इम्पोर्टेंट बना। नाउ सेकंड, दे हैड टू डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासामंता. दे हैड टू डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री. इन सबऑर्डिनेट रूलर्स को अपने मेजर किंग्स से अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना पड़ा और महासामंतास की टाइटल लेनी पड़ी। नाउ थर्ड पॉइंट, ब्राह्मणास रिकॉर्डेड देयर एक्ट्स इन प्रशस्तीज. ठीक है, और ये जो न्यू डायनेस्टीज थी इनकी तारीफ, इनके बारे में हमें पता कैसे चला? मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में ही बताया है कि पहले के राजा अपने पास ब्राह्मणास को रखते थे जो कि प्रशस्ति यानी कि इन राजाओं की तारीफ में बहुत कुछ लिखते थे। और जो हमने हिस्ट्री में हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए, ये इन्हीं प्रशस्ति इस पे लिखा गया है। इनकी रीडिंग के बाद ही हमें पता चला दैट द किंग्स वर रियली इम्पॉर्टेंट और इन्होंने कौन कौन से काम किए। नाउ दीज वर द 3 मेजर पॉइंट्स दैट ब्राह्मणास wrote and the new dynasties did to gain their acceptance. Now अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क वाज डेवलप्ड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में इरिगेशन किन तरह से होता था? चैप्टर रीडिंग में ही आपने देखा होगा। यू कैन ट्रेस द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. द टाइप ऑफ इरिगेशन वर्क दैट डेवलप्ड इन तमिलनाडु वर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, वेल्स वर डग. सेकेंड पॉइंट, ह्यूज टैंक्स were built, and the third one is canals were constructed. ये 3 important points हैं साउथ इंडिया में इरिगेशन एग्रीकल्चर डेवलप होने के लिए. नाउ द 8th one is what were the activities associated with Chola temples? चोला टेम्पल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी? द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ चोला टेम्पल्स वर एज फॉलोज. आप लिखोगे फिर देखेंगे. देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन लिख सकते हैं, चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयालय, जिसने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया. नाउ राजा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, चोला रूलर, ही कंस्ट्रक्टेड
आप इसका आंसर ऐसा करिए कि पेज नंबर 23 पे भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए पेज नंबर 22 से, द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई द इम्पॉर्टेंट रूलर विजयालय एंड ही एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ चोला। नाउ यू कैन राइट हियर, द चोलापुरम वॉज द इम्पॉर्टेंट सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय हिम, तंजावुर जिसको चोला रूलर ने एस्टेब्लिश किया, ये सेकंड पॉइंट लिख दीजिएगा। एंड गंगाकोंड चोलपुरम वॉज द अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेकंड इम्पॉर्टेंट चोला रूलर राजराजा फर्स्ट। एंड देन राजेंद्र फर्स्ट was also another important ruler of this dynasties, and all these three rulers maintained a good construction of temples in South India. Now बस the chapter is almost over. Look at the map once more and find out whether there were any kingdoms in the state in which you live. ठीक है, साउथ इंडिया में ऐसे कोई स्टेट्स थे इंडियन मैप में तो डेफिनेटली थे, लेकिन वो उनका पार्टीशन प्रॉपर नहीं किया गया था। नाउ कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शन इन उत्तर मेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। कितना डिफरेंट है देखिए, याद करिए इलेक्शन में, सभा के इलेक्शन में क्या होता था, पाम लीव्स पे नेम लिख के डाले जाते थे और जिनका एक बॉय एक अर्थन पॉट यानी घड़े में उन नामों को डाला जाता था और एक बच्चे से उसको इलेक्ट करवाया जाता था। एक एक करके जो जो नाम निकलते थे उनको विलेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक इरिगेशन, वाटर, रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते थे ताकि इन विलेजेस का प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके। नाउ द चैप्टर इज़ all over and hope it is all understood by you very well, and if you want any more explanation regarding this I'll go through it, मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगी। Now thanks, and again we will meet in the next chapter.